नमस्कार। कल की क्लास में हमने फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ा था, इसके मेथड्स के बारे में पढ़ा था और इसकी आवश्यकता के बारे में पढ़ा था। कल हमने एक ही मेथड इसका किया था, अरोगाणुकता विधि। आज हम इसकी भौतिक विधियाँ यानी फिजिकल मेथड्स पढ़ेंगे। भौतिक विधियाँ जो होती हैं, भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर खाद्य परीक्षण हेतु कई विधियाँ विकसित करी गई हैं, जिन्हें भौतिक विधियों के नाम से जाना जाता है। भौतिक विधि में मुख्य रूप से जो विधियाँ आती है वो होती है प्रशीतन विधि, द्विमीकरण विधि यानी फ्रीजिंग मेथड, गैस स्टोरेज विधि, ड्राई फ्रीजिंग मेथड और डिहाइड्रेशन मेथड, यूज ऑफ हाई टेम्परेचर मेथड, मॉइस्चर रिमूवल मेथड, स्टरलाइजेशन मेथड, कैनिंग एंड बॉटलिंग और रेडिएशन मेथड। ये 10 मेथड्स होते हैं जो कि भौतिक विधियों के अंतर्गत आते हैं। इनका क्लासिफिकेशन मैं आपको पीडीएफ के अंतर्गत दे दूंगी। अभी अपन इसको सिर्फ भौतिक विधि को समझ लेते हैं कि भौतिक विधि होती क्या है। भौतिक विधि में सबसे पहले आता है प्रशीतन विधि। आर्द्रता एवं उष्णता दोनों ही भोजन को सड़ाने का काम करती हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव अधिक तापक्रम पर भी ग्रो कर जाते हैं और नमी पाकर भी तेजी से ग्रोथ व वृद्धि व विकास करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, भोजन सड़ व गल जाता है। यदि भोजन को अधिक नमी मिलती है तो लंबे समय तक उन्हें सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, और अधिक ताप मिलता है तो भी वे भोजन जल्दी खराब हो जाते हैं। अतः इन खाद्य पदार्थों को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां इन्हें गर्मी प्राप्त नहीं हो सके, इसलिए इसे ठंडे स्थानों पर रेफ्रिजरेटर बर्फ में रखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रशीतन विधि या रेफ्रिजरेटर विधि। प्रशीतन विधि में तापक्रम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। इसमें मांस, मच्छी, अंडे आदि हम खराब नहीं होते, और इसमें भोजन जो होता है सड़ता गलता भी नहीं है, और इसमें सूक्ष्म जीव निष्क्रिय हो जाते हैं और अपनी क्रियाशीलता को नहीं दिखा पाते हैं। सेकंड आती है फ्रीजिंग मेथड। फ्रीजिंग मेथड जो होता है ये भी रेफ्रिजरेशन का ही मेथड है। इसमें अधिक तापक्रम पर भोज्य पदार्थों को रखा जाता है, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक भोज्य पदार्थों को रखा जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि बिल्कुल रुक जाती है और वे सड़ते गलने से बच जाते हैं। इसमें पहली आती है गहरी फ्रीजिंग मेथड में आता है गहरी हिमीभूत विधि, डीप फ्रीजिंग मेथड, और एक है चिल स्टोरेज। डीप फ्रीजिंग मेथड में क्या होता है, इसमें भोज्य पदार्थों को 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर रखा जाता है। इसमें मछली, मांस, आइसक्रीम, दूध, सूप आदि आते हैं। मछलियाँ, हरी पत्तेदार सब्जियों को संग्रहित करने हेतु इस विधि का अधिक उपयोग किया जाता है। मतलब मीट वगैरह जो पोल्ट्री पदार्थ होते हैं, मीट, मांस, मच्छी होते हैं, इनको लंबे समय तक इसमें सुरक्षित रखा जाता है। इसके कारण इनमें एंजाइम ग्रोथ नहीं कर पाते और सब्जियां खराब नहीं होती। मंद हिमीभूत विधि जो स्लो फ्रीजिंग मेथड होता है, उसमें भोज्य पदार्थों में जो बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं वे बड़े होते हैं तथा भोजन की कोशिकाओं को फाड़ देते हैं, जिसके कारण भोजन की मूल रूप की आकृति में बदलाव आ जाता है, जिसके कारण उसमें एंजाइम व बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। इसलिए इन्हें लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। लंबे समय तक भोजन को रखने के लिए डीप फ्रीजिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है चिल स्टोरेज। चिल स्टोरेज के अंदर तापक्रम 32 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें हम पनीर, चीज़ वगैरह, अंडे वगैरह रखते हैं और ताज़े सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए ये काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें कोल्ड स्टोरेज। इसका तापमान 0 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसमें खाद्य पदार्थों को व्यापारिक स्तर पर सुरक्षित रखा जाता है। मछली, मांस, मक्खन, सब्जियां आदि लंबे समय तक इसमें सुरक्षित रखी जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें सेलार स्टोरेज। इसमें तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। इस तापमान पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि की गति बहुत धीमी होती है, साथ ही भोजन में उपस्थित एंजाइम की क्रिया की गति भी मंद हो जाती है। गाँव में प्याज, आलू, शकरकंदी, अरबी आदि को संग्रहित करने हेतु इस विधि का, सेलार विधि का उपयोग किया जाता है। भोजन को ठंडे स्थानों पर रखा जाता है, अंडरग्राउंड कमरों में रखा जाता है, जिसके कारण भोजन को कुछ समय तक, लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट आता है गैस संग्रह, गैस स्टोरेज। जो मेन पॉइंट थे फिजिकल मेथड में, उसमें सबसे पहला था हमारा रेफ्रिजरेशन विधि, दूसरी थी फ्रीजिंग मेथड, थर्ड आता है अपना गैस स्टोरेज। ये जो हमने चिल मेथड, कोल्ड स्टोरेज, ये है फ्रीजिंग मेथड के पॉइंट्स हैं। गैस स्टोरेज जो होता है भोज्य पदार्थों को लंबे समय
पर संग्रहित रखने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में गैस का उपयोग करके भोजन को सड़ने से बचाया जाता है। इसमें तापमान कम कर दिया जाता है। तत्पश्चात भोज्य पदार्थों की प्रकृति के अनुसार CO2 गैस भिन्न भिन्न प्रतिशत के अंश में प्रभावित की जाती है। गैस संग्रहागार का सिद्धांत भी कोल्ड स्टोरेज की तरह ही होता है, अर्थात इसका तापमान कम होता है। फल एवं सब्जियां निरंतर जल एवं CO2 निष्कासित करती रहती हैं। जल एवं CO2 के बाहर निकलने से उसमें भीतर CO2 की मात्रा कम हो जाती है। इस कारण भोज्य पदार्थ सड़ जाते हैं और भोज्य पदार्थों में CO2 की मात्रा प्रभावित कर इनकी ड्यूरेशन को, लाइफ को बढ़ाया जा सकता है और भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाया जा सकता है SLR विधि में, गैस स्टोरेज विधि में। इसके बाद आता है ड्राई फ्रीजिंग मेथड। ड्राई फ्रीजिंग मेथड जो होता है, डिहाइड्रो फ्रीजिंग भी कहते हैं इसको। इसमें निर्जलीकरण तथा शीतकरण पर आधारित होता है। इसमें भोज्य पदार्थों में, फलों में सब्जियों को संरक्षित करके रखना होता है। सर्वप्रथम पहले गर्म करके फिर उसमें ऊपर से नमी की कम से कम आधी मात्रा को सुखा दिया जाता है। तत्पश्चात उसको फ्रीजिंग किया जाता है। जैसे हम घर में जब सर्दियों में मटर आते हैं तो मटर को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए, गर्मियों में तक भी स्टोर करने के लिए पहले उसको क्या किया जाता है, ब्लांच किया जाता है। उसके बाद उसके सुखाकर उसके पानी को फिर उसे लंबे समय तक स्टोरेज करके रख दिया जाता है। नेक्स्ट आता है डिहाइड्रेशन मेथड। डिहाइड्रेशन मेथड में क्या होता है, भोज्य पदार्थ उपस्थित पानी की मात्रा को कम करने की प्रक्रिया जो होती है वह डिहाइड्रेशन कहलाती है, निर्जलीकरण कहलाती है। इसमें भोजन उपस्थित नमी उसे सड़ाती है, इसलिए भोजन की नमी को निष्कासित किया जाता है। जैसे कच्ची फलियां, कच्चा आम, आंवला, अंजीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, आलू के चिप्स, पापड़, मंगोड़ी आदि इसी विधि के अनुरूप सुरक्षित करके लंबे समय तक संरक्षित रखा जाता है। निर्जलीकरण विधि जो होती है दो तरह की होती है। एक तो होता है प्राकृतिक विधि, एक होता है कृत्रिम विधि, मैकेनिकल विधि और सन ड्राइंग विधि। सन ड्राइंग विधि को हमने कॉमन तौर पे देखा है, ये घरों में यूज़ की जाती है। हम कोई भी चीज़ होती है उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसको धूप में सुखाकर उसकी नमी को हटा देते हैं। जैसे बड़ी, पापड़, मंगोड़ी आदि ये लंबे समय तक सुरक्षित रखे जाते हैं। इसके अंदर की जो आर्द्रता होती है उसे ख़त्म कर दिया जाता है। सेकेंड आती है डिहाइड्रेशन मेथड, कृत्रिम मेथड, मैकेनिकल मेथड। मैकेनिक मेथड में क्या होता है कि रोलर, ड्रायर व स्प्रे डिहाइड्रेटर यूज़ करे जाते हैं। इसमें मशीनों द्वारा भोज्य पदार्थ क्या होता है उनको सुखाया जाता है और लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। फिर आता है हमारा यूज़ ऑफ हाई टेम्परेचर। लंबे समय तक भोज्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए मेथड यूज़ किया जाता है। सूक्ष्म जीवों उपयुक्त ताप पाकर पनपते हैं, अधिक ताप पर ये नष्ट हो जाते हैं। यदि जीवित भी रहते तो क्रियाशीलता इनकी नष्ट हो जाती है। साथ ही उच्च ताप पर एंजाइम की सक्रियता भी मंद पड़ जाती है और बिल्कुल नष्ट हो जाती है। इस विधि में हम पाश्चराइज मेथड का यूज़ करते हैं। पाश्चराइज मेथड में क्या होता है कि पाश्चराइजेशन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर, उच्च तापक्रम पर कई जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, साथ ही उनकी क्रियाशीलता भी नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है मॉइस्चर रिमूवल मेथड। भोज्य पदार्थों में उपस्थित नमी के कारण ही जीवाणु की वृद्धि होती है, उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। यदि भोज्य पदार्थ नमी को निष्कासित कर दिया जाता है तो भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। धूप में सुखाना, कृत्रिम विधि, नमी को हटाना, शक्कर तथा नमक का प्रयोग करना आदि ये विधियाँ होती हैं जिसके द्वारा हम भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर स्टरलाइजेशन मेथड। फफूंदी को रोकने के लिए ये उत्तम विधि होती है। ब्रेड, अचार, जैम, चटनी आदि पर फफूंदी उस भोज्य पदार्थ को सड़ा गला देती है जिससे दूषित संक्रमित हो जाते हैं। इसमें डिब्बाबंदी या बोतलबंदी करते समय भी नमी अंदर चली जाती है जिसके कारण यह लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। इनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इनकी डिब्बाबंदी, बोतलबंदी करी जाती है जिससे कि उनमें नमी एंटर न कर सके और इसे संक्रमित कर डब्बों को बंद कर दिया जाता है और विशेष ध्यान रखा जाता है जब इनको भी संक्रमित किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा डिब्बाबंदी तथा बोतलबंदी। भोज्य पदार्थों को टीन या धातु के डिब्बे में परिरक्षित करना डिब्बाबंदी कहलाता है। भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए बोतलबंदी करी जाती है, कैनिंग करी जाती है जिससे कि इनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके, जिससे इनमें जीवाणु एंटर ना कर सके।
बोतलबंदी करते समय इनका स्टरलाइजेशन कर दिया जाता है जिससे कि ये खराब ना हो। फिर आता है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में क्या होता है, गामा किरणें जो होती हैं यह तीव्र गति से इलेक्ट्रॉन्स का प्रयोग किया जाता है। यह विधि प्याज, गाजर आदि को अंकुरित होने से बचाया जा सकता है। इस प्रकार अनेक फलों और भोज्य पदार्थों को शीघ्र पकने से रोका जा सकता है। विकिरण विधि का उपयोग किया जाता है। विकिरण विधि भंडारण हेतु अनाजों को सूक्ष्म जीवों को लगने से रोकने हेतु किया जाता है। आलू प्याजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। पैक किए हुए भोज्य पदार्थ को विसंक्रमित करने के लिए विकिरण विधि का उपयोग किया जाता है। थर्ड मेथड आता है हमारा रासायनिक विधि, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम शुगर द्वारा, अम्ल द्वारा, नमक द्वारा, रासायनिक परिरक्षण के द्वारा, एंटीबायोटिक के द्वारा, खमीरीकरण के द्वारा, एंटीबायोटिक के द्वारा इन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। फलों को सुरक्षित रखने के लिए शक्कर का हम प्रयोग करते हैं। ये भोज्य परिरक्षक के रूप में कार्य करती हैं। मुरब्बा, चटनी, मार्मलेड आदि जो बनाते हैं उनके अंदर हम शुगर सिरप बनाकर उसमें डालते हैं और उसमें नमी बिल्कुल नहीं होती, तो उस कारण उस भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अम्ल द्वारा अचारों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम सिट्रिक अम्ल, सिरका, विनेगर आदि का प्रयोग करते हैं। नमक द्वारा अचार के अंदर अधिक नमक डालकर भी हम लंबे समय तक भोज्य पदार्थ को सुरक्षित होने से, खराब होने से बचा सकते हैं। फिर आता है रासायनिक परिरक्षक के रूप में। रासायनिक परिरक्षक के रूप में हम सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, साइट्रिक अम्ल, सॉर्बेट आदि रासायनिक परिरक्षक यूज़ करते हैं। ये लंबे समय तक भोज्य पदार्थ को खराब होने से बचाते हैं। जनरली इनका प्रयोग जैम, मुरब्बा, अचार आदि में किया जाता है। नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक का प्रयोग। विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक जैसे टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, ओरियोमाइसिन आदि का उपयोग एंटीबायोटिक की तरह किया जाता है। टाइलोसिन जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। नियासिन बीजाणुओं के अंकुरण को रोकता है, जिसके कारण लंबे समय तक भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जा सकता है। लास्ट हमारा मेथड आता है, 4 मेथड से। पहला मेथड अरोगाणुकता विधि, भौतिक विधि या रासायनिक विधि। नेक्स्ट आता है हमारी खमीरीकरण की विधि। खमीरीकरण की विधि जो होती है वे जनरली हम घर में प्रयोग करते हैं। खमीर एंजाइम सूक्ष्म जीवाणु कार्बोज पर क्रिया करते हैं तथा उसे अपघटित कर देते हैं। खमीर एंजाइम लैक्टिक अम्ल जीवाणु द्वारा कार्बोज के अपघटन की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, खमीरीकरण बोलते हैं। इसके फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल, CO2, एसिटिक अम्ल, अल्कोहल बनते हैं जो भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक परिरक्षित करने के लिए काम में आते हैं। खमीरीकरण की 2 विधियां होती हैं, लैक्टिक अम्ल का खमीरीकरण, एसिटिक अम्ल का खमीरीकरण और अल्कोहल खमीरीकरण। लैक्टिक एसिड का खमीरीकरण जीवाणु द्वारा दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा का खमीरीकरण होता है। लैक्टिक अम्ल जीवाणु वायु की उपस्थिति में लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। ये तो लैक्टिक अम्ल का खमीरीकरण हो गया। एसिटिक अम्ल में खमीरीकरण कैसे होता है, इथाइल अल्कोहल जो होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके विनेगर जीवाणु के प्रेजेंस में एसिटिक अम्ल बनाता है, जो कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके उनका परिरक्षण करने के काम में आता है। अल्कोहल का खमीरीकरण हवा की अनुपस्थिति में होता है, जिसे एनारोबिक प्रतिक्रिया भी कहते हैं। इसमें ईस्ट की उपस्थिति में अनाजों और दालों में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट पर खमीरीकरण की क्रिया की जाती है, जिसके फलस्वरूप अल्कोहल, जल व CO2 बनता है। ये तो ही हमारे खमीरीकरण की विधि। आज हमने जो विधि पढ़ी, हमने पढ़ा खाद्य परिरक्षण की विधियाँ। 4 मेथड थे खाद्य परीक्षण के। पहला मेथड था अरोगाणुकता विधि, फिर आता भौतिक विधि। भौतिक विधि में हमने इसके सब मेथड्स पढ़े थे, जिसमें कि कैनिंग, डिब्बाबंदी, शक्कर द्वारा, गैस संग्रहालय, स्टोरेज, धूप में सुखाना, ये सब मेथड थे। थर्ड हमारी थी रासायनिक विधियाँ और फोर्थ हमारी थी खमीरीकरण की विधियाँ। ये 4 मेथड करें तो आज हमारा फूड प्रिजर्वेशन जो होता है वह समाप्त होता है। कल हम फिर कोई नया टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।